हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। हम क्लास 12 पिछले क्लास में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने थे और आज का क्लास 13 रहने वाला है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जानेंगे। चलो शुरू कर दे। देखिए, हर आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल के जवाब पे टिकी होती है। एक ऐसा सवाल जो ये तय करता है कि सरकार कितनी ताकतवर होगी और वो हमारे प्रति कितनी जवाबदेह होगी। तो ये है वो दुविधा, वो कश्मकश जिसका सामना दुनिया भर के संविधान बनाने वाले करते हैं। क्या एक ऐसी सरकार चुने जो टिककर काम कर सके, जो स्टेबल हो, या फिर एक ऐसी सरकार जो हर कदम पर हमारी यानी जनता की आवाज सुने? स्थिरता या जवाबदेही, यही है वो बड़ा सवाल। अब देखिए, इस बड़ी दुविधा के दुनिया में ना मोटे तौर पर दो मुख्य जवाब तलाशे गए हैं। एक है अध्यक्षीय प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और दूसरी है संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज हम इनमें से एक यानी संसदीय प्रणाली की ही गहराई में उतरेंगे। तो इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? फर्क इस बात में है कि सरकार चलाने वाली जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो कानून बनाने वाली लेजिस्लेटिव ब्रांच से जुड़ी है या उससे अलग है। संसदीय प्रणाली में एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही एक हिस्सा होती है और उसी के प्रति सीधे सीधे जवाबदेह होती है। तो चलिए अब जरा इस संसदीय मॉडल को और करीब से जानते हैं। पता है, इसे कई नामों से जाना जाता है। कहीं इसे कैबिनेट सरकार कहते हैं, कहीं जिम्मेदार सरकार, और ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ तो उसके नाम पर इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो इसकी सबसे सरल परिभाषा क्या है? देखिए, बात बस इतनी सी है कि सरकार तभी तक चल सकती है जब तक संसद में बहुमत यानी कि विश्वास उसके साथ है। जिस दिन ये विश्वास खत्म, बस उसी दिन सरकार भी खत्म, उसे इस्तीफा देना ही होगा। और यही है जिम्मेदार सरकार का असली मतलब। वॉल्टर बेजोट का ये जो मशहूर उद्धरण है ना, ये इस प्रणाली के बिल्कुल दिल को छू लेता है। ये बात करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच शक्तियों के विलय की। मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से कह सकते हैं कि कसकर जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो इस शक्तियों के विलय का असल में मतलब क्या है? प्रैक्टिकल मतलब। इसका मतलब यह है कि जो लोग मंत्री बन के देश चलाते हैं वही लोग संसद के सदस्य भी होते हैं। वो संसद में बैठते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और कानूनों पर बहस भी करते हैं। मतलब कार्यपालिका और विधायिका ये अविभाज्य हैं, इनसेपरेबल हैं। तो इस प्रणाली में सत्ता का ढांचा कैसा दिखता है? इसमें दो प्रमुख होते हैं। एक होता है नाम मात्र का, जैसे हमारे राष्ट्रपति, और एक होता है वास्तविक यानी प्रधानमंत्री। असली ताकत प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी को तो लोकसभा में बहुमत मिला होता है। वही सरकार भी चलाते हैं और देश भी। और इसे चलाने के नियम भी बड़े दिलचस्प हैं। सबसे बड़ा नियम है सामूहिक उत्तरदायित्व का। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है। वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। इसके अलावा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, और सरकार के पास ये ताकत भी होती है कि वो निचले सदन को भंग करने की सिफारिश कर दे। लेकिन देखिए, हर प्रणाली की तरह इसके भी अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, और ये चीज हमें वापस उसी मूल दुविधा पर ले आती है, स्थिरता बनाम जवाबदेही। यहां एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। इस प्रणाली के जो गुण है ना, वही इसके अवगुण ही बन जाते हैं। देखिए, एक तरफ यह सरकार को जिम्मेदार बनाती है और किसी भी तरह की तानाशाही से रोकती है, लेकिन दूसरी तरफ यही जिम्मेदारी सरकार को अस्थिर भी बना सकती है। सोचिए, एक विश्वास मत खोते ही सरकार गिर सकती है, जिसका मतलब है कि नीतियों में कोई निरंतरता, कोई कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। तो सवाल उठता है कि इस प्रणाली के फायदे और नुकसान को देखते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने आखिर इसे ही क्यों चुना? ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत सचेत और सोचा समझा निर्णय था। इसके पीछे चार बड़ी वजहें थीं। पहली, हमें ब्रिटिश राज से इस सिस्टम की थोड़ी बहुत आदत हो चुकी थी। दूसरी, हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थिरता से ज्यादा जवाबदेही को तरजीह दी, उसे ज्यादा जरूरी समझा। तीसरी वजह थी कि वो एक नए नए आजाद हुए देश में सरकार और संसद के बीच रोज रोज के टकराव से बचना चाहते थे। और चौथी, भारत जैसे विविधता से भरे देश में सबको प्रतिनिधित्व देने का एक बेहतर तरीका था। जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में साफ साफ कहा था, ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। भारत के लिए एक जवाबदेह सरकार एक स्थिर सरकार से कहीं ज्यादा जरूरी थी। लेकिन भारत ने ब्रिटिश सिस्टम को जस का तस नहीं अपना लिया। नहीं, इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से ढालने के लिए इसमें कुछ बहुत बड़े और अहम बदलाव किए गए।
सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि भारत एक गणतंत्र है, कोई राजशाही नहीं। ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख एक वंशानुगत राजा या रानी होता है, जबकि भारत में हमारे राज्य के प्रमुख यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो चुने जाते हैं। दूसरा बड़ा अंतर इस सवाल में छिपा है कि असली बॉस कौन है। देखिए, ब्रिटेन में संसद ही सबसे ऊपर है, वो संप्रभु है, लेकिन भारत में बॉस हमारा संविधान है। भारत की संसद की शक्तियां सीमित हैं, संविधान के द्वारा, हमारे संघीय ढांचे के द्वारा और अदालतों के द्वारा। ये एक बहुत ही अहम संतुलन है। तो ये सब कुछ समझने के बाद हम वापस अपने पहले सवाल पर ही आ जाते हैं। इस पूरी प्रणाली को समझने के बाद ये सोचने वाली बात है कि एक सरकार के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, वो स्थिरता जो उसे लंबे समय तक काम करने दे, या फिर वो जिम्मेदारी जो उसे हर पल जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखे। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, और शायद यही बात राजनीति को इतना दिलचस्प बनाती है।